हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 29 अप्रैल 2022। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पोलैंड और बुल्गारिया को रूबल में भुगतान करने में विफलता के कारण गैस की आपूर्ति रोक दी? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी जापान। देखिए, रूस ने पोलैंड और बुल्गारिया को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बंद कर दी है। रूस ने यह कदम दोनों देशों द्वारा प्राकृतिक गैस के लिए रूबल में भुगतान करने से इनकार करने के बाद उठाया गया है। गैस आपूर्ति रोकने की घोषणा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उस बयान के बाद की जिसमें उन्होंने कहा था कि गैर मित्र देशों को रूस की मुद्रा रूबल में गैस के लिए भुगतान करना होगा, लेकिन बुल्गारिया और पोलैंड ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग संगठन नेस्कॉम ने किसको 2022-23 के लिए चेयरमैन नियुक्त किया है? ऑप्शन ए राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी कृष्णन रामानुजन, ऑप्शन सी अनिल अग्निहोत्री, ऑप्शन डी पंकज मल्होत्रा। देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग संगठन नेस्कॉम ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के वरिष्ठ कार्यकारी कृष्णन रामानुजम को 2022-23 के लिए चेयरमैन नियुक्त किया है। इससे पहले कृष्णन संगठन के उपाध्यक्ष थे। वो भारत के एक्सेंचर की वरिष्ठ प्रबंध निदेशक रेखा एम मेनन का स्थान लेंगे। मेनन 2021-22 में नेस्कॉम की चेयरपर्सन रही है। नेस्कॉम ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष अनंत महेश्वरी को 2022-23 के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी कृष्णन रामानुजन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, कैबिनेट ने नक्सल क्षेत्रों में 2G मोबाइल साइटों को 4G में अपग्रेड करने के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 1426.39 करोड़ रुपीस, ऑप्शन बी है आपका 3426.39 करोड़ रुपीस, ऑप्शन डी है आपका 2426.39 करोड़ रुपीस, ऑप्शन डी 4429.39 करोड़ रुपीस। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नक्सल प्रभावित इलाकों में 2G मोबाइल साइटों को उन्नत कर 4G में बदलने की मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के अनुसार इस पर 2426.39 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह परियोजना नक्सल प्रभावित 10 राज्यों के कुछ क्षेत्रों के लिए है। 2G मोबाइल साइटों को 4G में बदलने का काम सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड को सौंपा गया है। केंद्रीय मंत्री के अनुसार 2542 मोबाइल साइटों में 346 आंध्र प्रदेश में है, जबकि आपका 16 बिहार में, 971 छत्तीसगढ़ में, 450 झारखंड में, 23 मध्य प्रदेश में, 125 महाराष्ट्र में, 483 उड़ीसा में, 33 पश्चिम बंगाल में, 42 उत्तर प्रदेश में और 53 तेलंगाना में है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी होगा आपका 2426.39 करोड़ रुपीस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना को मार्च 2022 से बढ़ाकर कब तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए दिसंबर 2023, ऑप्शन बी दिसंबर 2025, ऑप्शन सी दिसंबर 2026, ऑप्शन डी दिसंबर 2024। देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना को मार्च 2022 से बढ़ाकर दिसंबर 2024 तक जारी कर रखने की मंजूरी दे दी है। आधिकारिक बयान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी और खोमचे वाले को बिना किसी जमानत के सस्ता कर्ज दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी दिसंबर 2024। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय डाक भुगतान बैंक के लिए कितने करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय समर्थन को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए 820 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 920 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 420 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 320 करोड़ रुपए। देखिए, केंद्र सरकार ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में
820 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश का फैसला किया है। अब देश के दूर दराज के गांवों में भी लोगों को आधुनिक बैंकिंग सुविधा मिल सकेगी। केंद्र सरकार ग्रामीण इलाकों में पोस्ट ऑफिस बैंकों की संख्या बढ़ाने के लिए जोर शोर से तैयारी कर रही है। सरकार के अनुसार वित्तीय समर्थन में सार्वजनिक क्षेत्र के भुगतान बैंक के दूर से देश के दूर दराज के क्षेत्रों में पैठ बढ़ाने और वित्तीय समावेश को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, 820 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय महिला हॉकी टीम की किस पूर्व कप्तान का बेंगलुरु में 81 साल की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन ए दीप ग्रेस इक्का, ऑप्शन बी गुरजीत कौर, ऑप्शन सी निक्की प्रधान, ऑप्शन डी एल्वेरा ब्रिटो। देखिए, भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान एल्वेरा ब्रिटो का बेंगलुरु में 81 साल की उम्र में निधन हो गया। एल्वेरा और उनकी दो बहनें रीटा और माई महिला हॉकी में सक्रिय थी और 1960 और 1967 में के बीच जो है उन्होंने कर्नाटक के लिए खेली थी। इस दौरान उन्होंने 3 बहनों के साथ 7 राष्ट्रीय खिताब जीते थे। एल्वेरा को 1965 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और वो ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और जापान के खिलाफ भारत के लिए खेली थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी होगा, एल्वेरा ब्रिटो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यूक्रेन युद्ध के बीच निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन निकाय से हट गया है? ऑप्शन ई भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जापान। देखिए, यूक्रेन युद्ध के बीच रूस संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन निकाय से हट गया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने 27 अप्रैल 2022 को यूक्रेन पर हमले को लेकर मॉस्को की सदस्यता को निलंबित करने के लिए वोटिंग से एक दिन पहले ये जानकारी दी। UNWTO एक अंतर सरकारी निकाय है जो पर्यटन को बढ़ावा देता है तथा राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा प्रदान करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण कब लगने जा रहा है? ऑप्शन ए 10 मई, ऑप्शन बी 30 अप्रैल, ऑप्शन सी 12 मई, ऑप्शन डी 25 जुलाई। देखिए, साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल को लगने जा रहा है। वैज्ञानिक नजरिए से ये खगोलीय घटना मात्र है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से ग्रहण की घटना को शुभ नहीं माना जाता है। साल का पहला सूर्य ग्रहण भारतीय समय के मुताबिक 30 अप्रैल की मध्य रात्रि यानी रात 12:15 में शुरू होकर सुबह 4:07 तक रहेगा। बता दें कि आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, यानी चंद्रमा सूर्य के प्रकाश के केवल एक अंश को ही बाधित करेगा। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी होगा, 30 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में कौन से नदी पर 45 अरब रुपए से अधिक लागत की 450 मेगावाट की क्वार पनबिजली परियोजना के निर्माण को स्वीकृति दे दी है? ऑप्शन ए चिनाब नदी, ऑप्शन बी झेलम नदी, ऑप्शन सी सिंधु नदी, ऑप्शन डी सतलुज नदी। देखिए, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 45 अरब रुपए से अधिक लागत की 450 मेगावाट की क्वार पनबिजली परियोजना के निर्माण की स्वीकृति दे दी है। इस परियोजना को चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड क्रियान्वित करेगी। यह NHPC और JKSPDC के बीच संयुक्त उपक्रम कंपनी है। इस परियोजना से 197.55 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन होगा और यह करीब 4.5 साल में कार्य प्रारंभ कर सकेगी। इस परियोजना में लगभग 2500 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे। इस परियोजना से केंद्र शासित प्रदेश को 40 साल के दौरान लगभग 4548.59 करोड़ रुपए की मुफ्त बिजली और इसी अवधि के दौरान जल उपयोग शुल्क में के जरिए 4941.46 करोड़ रुपए का लाभ भी मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए होगा, चिनाब नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन से देश की अर्थव्यवस्था मंत्री रॉबर्ट हैवेक ने घोषणा की है कि देश के मोटर वाहन उद्योग में कंपनियों के एक समूह द्वारा एक पासपोर्ट विकसित किए जाने की योजना है जो यूरोपीय बैटरी के पर्यावरणीय प्रभाव का पता लगाएगा? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी पोलैंड, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी रोमानिया। देखिए, जर्मनी के अर्थव्यवस्था मंत्री रॉबर्ट हैवेक ने घोषणा की है कि देश के मोटर वाहन उद्योग में
कंपनियों के एक समूह द्वारा एक पासपोर्ट विकसित किए जाने की योजना है जो यूरोपीय बैटरी के पर्यावरणीय प्रभाव का पता लगाएगा। 11 भागीदारों वाले संघ ने यूरोपीय बैटरी पर डेटा एकत्रित करने और उन्हें प्रस्तुत करने हेतु मानकों का एक सामान्य सेट विकसित करने के लिए 8.2 मिलियन यूरो का वित्त पोषण किया। यूमिकोड, BMW और BASF कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो इस बैटरी पासपोर्ट प्रयास में शामिल हैं। इस फ्रेमवर्क के तहत यूरोपीय बैटरी में एक QR कोड होना चाहिए जो एक ऑनलाइन डेटाबेस से जुड़ा होगा, जहां व्यवसाय, ईवी मालिक तथा नियामक बैटरी की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होंगे। ये डिजिटल टूल बैटरी के अंदर मौजूद कच्चे माल का पुनर्चक्रण करना भी आसान बना देगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, जर्मनी। तो ये था आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।